नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और वक्त तो चला है बिग एक्सक्लूसिव का। बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं लेकिन अब खुद कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ नाबालिगों के यौन शोषण केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के आदेश दिए थे। एक तरफ उनके खिलाफ पॉक्सो जैसी गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद इसे गौ सेवा की आवाज दबाने वाली साजिश बता रहे हैं। अब क्या स्वामी का होगा, ये विस्तार से पूरी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि एफआईआर दर्ज होते ही अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे। पूरी खबर आपके सामने रखेंगे और इसके बाद बात करेंगे गुरुग्राम से आ रही बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर के साथ हैवानियत की गई। गुरुग्राम के एक बंद कमरे में प्यार और विश्वास के नाम पर हैवानियत का जो खूनी खेल खेला हुआ है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक छात्रा जिसे अपना हम सफर समझकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, वही पार्टनर उसके लिए जल्लाद बन गया, टॉर्चर किया। और क्या टॉर्चर किया वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप डर जाएंगे जब आप इस पूरी खबर को देखेंगे। बिग एक्सक्लूसिव में ये खबर भी हम आपके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज के जूसी थाने में अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। पॉक्सो एक्ट में अविमुक्तेश्वरानंद पर यह एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट ने ही ये बात कही थी कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर केस दर्ज हो चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पॉक्सो एक्ट में अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हुई है और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर भी केस दर्ज हुआ है। और अब दो नाबालिग बच्चों के आरोपों को अगर सही माना गया, क्योंकि उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान जो है वो दर्ज हुए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में बच्चों को पेश किया और फिर उनके बयान जो है वो कैमरे के सामने रिकॉर्ड किए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आएगी। मेले में स्नान के विवाद के बाद चर्चा में आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एडीजी की स्पेशल कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने को लेकर झूसी थाने को आदेशित किया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके खिलाफ भी पॉस्को की विशेष धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की लिए आदेश किया गया था और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त हम झूसी थाने पर ही मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि दो जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं उन्होंने आरोप लगाया था, जिनकी उम्र करीब 14 साल और 17 साल है। और आपको बता दें कि इन आरोपों के तहत उनके ऑडियो वीडियोग्राफी के तहत बयान भी लिए गए हैं और इसी के आधार पर स्पेशल कोर्ट जो है उसने झूसी थाना अध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने को लेकर निर्देशित किया था। एफआईआर इस मामले में दर्ज भी कर ली गई है। आने वाले दिनों में झूसी की टीम, प्रयागराज की पुलिस की टीम वाराणसी जाकर जहां पर रहते हैं वहां पर भी जांच करेगी। इसके साथ साथ उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बहुत मुमकिन है कि पॉस्को की धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। वीडियो कॉलिंग दीपक त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। मेरे सहयोगी आदर्श की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और आदर्श हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदर्श, देखिए क्या अपडेट है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पॉक्सो एक्ट के तहत ये एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल पलक, मुश्किलें बढ़ सकती हैं और निश्चित तौर पर, क्योंकि बीएनएस की धारा 351(3) के साथ साथ पॉस्को की 6 धाराओं, जिसमें 51, 6, 3, 4, 16 और 17 ये वो धाराएं हैं पॉस्को एक्ट की और बीएनएस की धाराओं के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। न सिर्फ इनके ऊपर बल्कि इनके शिष्य मुकुंदानंद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। 2 से 3 अज्ञात लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने आरोप लगाया था उनकी वीडियोग्राफी भी हुई है, वीडियोग्राफी रिकॉर्ड हुए हैं, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ माना जा रहा है करीब 20 बच्चे ऐसे और हो सकते हैं जिन पर ये यौन शोषण हो सकता है और ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं लगातार।
निश्चित तौर पर प्रयागराज की जो पुलिस है वो वाराणसी जाएगी, वाराणसी जाकर अविमुक्तेश्वरानंद का बयान दर्ज करवाएगी और अगर इसमें कुछ तथ्य पाए जाते हैं, जांच में कुछ और निकल कर आता है तो बहुत मुमकिन है कि अविमुक्तेश्वरानंद या उनके शिष्य या किसी और व्यक्ति की इस मामले में गिरफ्तार भी हो सकती है। पलक, आदर्श, अगर इस पूरे मामले को लेकर अभी तो कहा जा रहा है कि जो 2 नाबालिग हैं उनका बाय वीडियो जो है बयान दर्ज किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आशुतोष ब्रह्मचारी की बात करें तो उनकी तरफ से बात कही गई थी कि मेरे पास वीडियो प्रूफ्स हैं। क्या सोर्सेज से जानकारी मिल रही है इन वीडियो प्रूफ्स को लेकर? देखिए, बिल्कुल आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये कहा था कि उनके पास वीडियो और साथ ही साथ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद शामिल हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है, क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस उसमें फॉरेंसिक जांच भी करवाएगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की भी जाँच होगी और अगर ऐसे कोई तथ्य हैं जिससे साफ तौर पर ये इंडिकेशन मिलता है कि अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद और तमाम लोग इसमें शामिल हैं और फॉरेंसिक जाँच और तमाम जाँच के बाद भी अगर वो फैक्ट सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पर स्वीकार कर लेगी और एविडेंस अगर उस पर मजबूत होता है, जैसा कि दावा किया जा रहा है आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और न सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद बल्कि उनके शिष्य और साथ ही साथ पूरे पीठ को लेकर जो श्रद्धा है वो रहा है। बिल्कुल आदर्श, और जो नाबालिगों ने बयान दिए हैं वो ही अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रूफ वो भी हो जाता है और जो वीडियो प्रूफ्स का सवाल है वो भी आगे आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मदद पहुंचाते हुए नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आदर्श, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। लेकिन मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या कहा, चलिए अब आपको वो बताते हैं। अगर प्रयागराज कोर्ट की बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने कहा था कि शंकराचार्य और उनके शिष्य पर गंभीर आरोप, सभी आरोप जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। जो आरोप लगे हैं उससे पॉक्सो अधिनियम लगता है। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस जांच आवश्यक है। निजी शिकायत में मामला आगे बढ़ाना सही नहीं है। संबंधित थाना प्रभारी जो है वो मामले में तत्काल प्रभाव से पहले एफआईआर लिखे। कानून के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जो है वो पुलिस करे और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की पालन जो है वो इस पूरे जांच में की जाए। पीड़ितों की पहचान हो और साथ ही पीड़ितों की गरिमा की रक्षा भी जो है वो की जाए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। जांच के बाद सारी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी। अब तक ये सब कुछ हुआ है। अब क्या कुछ एक्शन जो है वो पुलिस ने लिया है और प्रयागराज पुलिस ने क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन कर ली है, आपको एक रिपोर्ट में भी दिखाई। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ क्या कुछ बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। अविमुक्तेश्वरानंद खुद पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं और राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य ने अपने चेले से मुकदमा करवाया है। यौन शोषण का पूरा केस ही फर्जी साबित होगा, ये बात उन्होंने कही। आशुतोष ब्रह्मचारी खुद एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है, ये बात अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। आशुतोष ने पहले भी लोगों पर झूठे केस किए हैं। आशुतोष लोगों को धमकाता है और धन उगाही भी करता है। कोर्ट का एक प्रोसीजर है और उसमें हम सहयोग करेंगे। पुलिस भी सरकार के अंडर में ही काम कर रही है, ये बात अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो है वो की गई है। तो 24 जनवरी को जो हुआ मौनी अमावस्या के अगर हम बात करें, लगातार अब अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो खुद पर लगे आरोपों को निराधार और राजनीतिक साजिश जो है वो बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि जी रामभद्राचार्य ने अपने चेले से ये मुकदमा जो है वो करवाया है। यौन शोषण का पूरा केस जो है वो फर्जी साबित होगा। अब आने वाले समय की अगर हम बात करें तो देखने वाली बात ये होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि एक तरफ प्रयागराज कोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपको तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करनी होगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद ही आगे की पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। और चलिए अब आगे आपको और भी अपडेट जो है वो इस पूरे मामले से लेकर बता देते हैं। रामभद्राचार्य ने अपने चेले से मुकदमा करवाया है, ये सभी बात जो है अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो है वो कही गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी पे भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है। आशुतोष ने पहले भी लोगों पर झूठे केस किए हैं। आशुतोष लोगों को धमकाता है और धन उगाही भी करता है। कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उसमें हम सहयोग करेंगे। पुलिस भी सरकार के अंडर में ही काम कर रही है, ये बात जो है वो कही गई। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे।
जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली ज़िले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फ़ोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम में हैवानियत करने वाला युवक गिरफ्तार हो चुका है। लिव इन पार्टनर के साथ अत्याचार करने का आरोप है। त्रिपुरा की रहने वाली पीड़िता की शिकायत पर FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। त्रिपुरा की रहने वाली अपना बयान जो है वो भी दर्ज करा दिया है। गुरुग्राम में हैवानियत करने वाला युवक जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए लिव इन पार्टनर्स थे ये दोनों, और गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर के साथ जो अत्याचार हुआ और जो हरासमेंट हुआ उसको लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं कि युवक जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी अपडेट। और चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। त्रिपुरा की रहने वाली पीड़िता ने अपनी आप बीती जो है वो बताई, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उस पर बंधक बनाकर हमला किया, मुक्का, लात, स्टील बोतल से पिटाई की और प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर से जलाया। छात्रा का न्यूड वीडियो बनाया जब वो ये सब कुछ कर रहा था। शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप भी किया है। और बता दें आपको कि अपनी मां को उसने कॉल किया और फिर उसके बाद मां ने बता दें कि पुलिस जो है उसे ये पूरी जानकारी दी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। उसने मुझे पहले वो किया, बहुत मारा, जमीन पर फेंक के बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद उसने मेरे सर पर वो मिट्टी का मटका दौड़ा, स्टील के बॉटल से सर पर बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद लात मारा, अलमारी में जाके देखे मारा सर को, फिर घसीटते हुए दीवार में देके मारा। उसने मेरे गले में लाते मारे बहुत ज़्यादा। उसको गले हाथ से दबाया। 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से मारता था पैरों में रोज़। मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था। मेरे पैर को, मेरे हाथ को भी होल किया। फिर मेरे होठों को लाइटर से जलाया, मेरे जीभ को लाइटर से जलाया। फिर सैनिटाइजर लगा के मेरे हाथों को भी बुरी तरीके से जलाया। मैं बहुत चीखती थी। वो जब भी मैं चीखती थी वो मेरे मुंह पे लाते मारता था या तो मुक्का मारता था। ऐसे करते करते उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। फिर मेरे गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा लाते मारी। उसके बाद उसने मुझे उतना मुर्गे भी पिलाया था। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल, शुरू से बताइएगा, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पहले ये ऑनलाइन किसी ऐप पर मिले थे, बातचीत शुरू हुई, फिर लिव इन रिलेशनशिप में आए, फिर उसके बाद ये सब कुछ हुआ और पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली।
जी बिल्कुल, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे ये दोनों मिले हुए थे और 2025 सितंबर में दोनों मिले हुए थे। उसके बाद से लिव इन रिलेशनशिप में एक पीजी में रहते थे, ग्रेट पीजी जो गुड़गांव में है, और यहाँ पर रहते थे। और लगातार लोग जो आसपास के हैं वो बता रहे थे कि आए दिन दोनों की लड़ाई रहती थी। शिवम बहुत शक करता था लड़की पर, और जो पड़ोसी हैं उन्होंने हमसे बात भी की। उन्होंने बताया कि 3 दिन तक उस लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था, यानी पूरे तरीके से किडनैप किया गया था। उसको ना तो पीजी के बाहर निकलने दिया जाता था और ना ही पीजी के जो रूम था, जिस रूम में ये दोनों रहते थे, उस रूम से बाहर निकलने दिया जाता था। आसपास के लोगों ने भी बताया कि जब हम गेट खटखटाते थे और बचाने की कोशिश करते थे तो वो गेट नहीं खोलता था। और उसके बाद से एक दिन यानी 20 तारीख को 10:30 बजे ये हुआ कि शिवम पूरे तरीके से उस लड़की को मार पीट कर रहा था उसके साथ, उसके प्राइवेट पार्ट पे, चाहे वो सैनिटाइजर डालना हो, चाहे बॉटल से उसको पीटना हो, लात मुक्कों से मारना हो। और उसके बाद जब उसकी माँ को ये खबर लगी तो उसकी माँ फौरन वहां पर पहुंची और पुलिस को ये जानकारी, इसी मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऑनलाइन दोस्ती, प्रेम का जाल और विश्वासघात। न्यूड वीडियो बनाया, प्राइवेट पार्ट जलाया। गुरुग्राम में एक प्रेमी ने अपने लिव इन पार्टनर से दरिंदगी की हदें इस कदर पार कर दी कि जिसे जानकर हर कोई सिहर उठा। त्रिपुरा की छात्रा जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रही थी, दिल्ली के नरेला निवासी शिवम से ऑनलाइन ऐप के जरिए मिली। सितंबर 2025 में बातचीत शुरू हुई और जल्द ही दोनों के बीच में मुलाकातें होने लगी। लेकिन छात्रा इस बात से अनजान थी कि ऑनलाइन दोस्ती उसके लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। दरअसल इस दोस्ती के पीछे युवक की नीयत कुछ और ही थी। शिवम ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। धीरे धीरे उसकी शक की आग बढ़ी और मारपीट की क्रूर घटनाएं शुरू हो गई। जांच में सामने आया कि 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया और उसे मुक्कों, लातों और स्टील की बोतल से बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, आरोपी ने छात्रा के प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर से जलाया और मारपीट और यातना के दौरान शिवम ने उसका न्यूड वीडियो तक बनाया। पीजी में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी मित्र के साथ में मारपीट है वो की गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत वहां जाकर के चेक किया गया था, जिसमें कि लगाए गए एलिगेशंस की पुष्टि हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें एक 19 वर्षीय व्यक्ति था जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति है, इसकी पहचान शिवम के रूप में हुई है। ये बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है। वो तो पीड़िता ने मौका पाकर अपनी मां को फोन किया, तब जाकर पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवती को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया और अब 19 साल की मासूम छात्रा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बादशाहपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेरा लड़की इधर आया पढ़ने के लिए जीडी गोवांगा में। इधर एक लड़का को साथ किया, मुलाकात हो गया और क्या हुआ पता नहीं मुझे। 3 दिन लगातार एक घर में एक कमरा में बंद करके उसको 3 दिन लगातार जो किया उसको साथ ये बोल नहीं पाऊंगा। ये मेरा लड़की का पाट के सैनिटाइजर डाल के आग लगा दिया। उसको लेग और हैंड को ये चार्जर का तार से बांध के बहुत पिटाया, उसको सिर पे बहुत आघात किया, उसको सुसु किया। ये लड़का मेरा लड़की को सच और न्याय विचार पाने के लिए। बहरहाल गुरुग्राम की ये घटना दिखाती है कि प्यार और भरोसे के नाम पर छिपे हुए क्रूर इरादे किस हद तक इंसान की जिंदगी को तहस नहस कर सकता है और ऑनलाइन दोस्ती में भी हर कदम पर सतर्क रहना कितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। से प्रार्थना करता हूं कि आपको ढेर सारी खुशियां दे, सभी जोड़ों को ढेर सारी खुशियां दे, आप लोगों को खूब तरक्की दे। आज का ये जो कार्यक्रम है, हम सब जानते हैं कि वीर मानदाता कोली समाज संगठन कर रहा है। कोली समाज गुजरात में, देश भर में जगह जगह आज हम देख रहे हैं, दिल्ली से
अखिल भारतीय कोली समाज संगठन की अध्यक्षा यहाँ मौजूद हैं। पूरे देश भर में कोली समाज, गुजरात में कोली समाज अलग अलग सामाजिक कार्यों को करने में सबसे आगे रहता है। गुजरात के अंदर भी गुजरात की जितनी तरक्की हुई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी है और इस बीच बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। पुलिस ने बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग बनाने वाले 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी पाकिस्तान, ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे। चलिए अब आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। दिल्ली में आतंकी हमले का इनपुट जो है वो मिला था। कल पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर भी थी। दिल्ली सहित महानगरों में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। दिल्ली सहित तमाम शहरों में छापेमारी भी हो रही थी। इस बीच तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 8 संदिग्ध पकड़े गए हैं। दिल्ली में आतंकी साजिश जो है वो बेनकाब हुई है। संदिग्धों पर कई सारे आरोप है। पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन में ये पोस्ट करते थे। ISI के इशारे पर काम करना ये भी एक बड़ा आरोप है। बांग्लादेश के आतंकी बताए जा रहे हैं और साथ ही उसी आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए थे। दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाने का भी शक था। लगातार संदिग्ध गतिविधियों में ये शामिल रहते थे। आतंकी नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और साथ ही विदेशी स्रोतों से फंडिंग जो है वो भी मिली थी। ये भी एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और ये 8 संदिग्ध कौन है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली को दहलाने का आतंकी ख्वाब फेल हो गया। आतंकियों की साजिश पर सुरक्षा बलों ने ऐसा हंटर चलाया जिससे उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। सुरक्षा बलों की सतर्कता ने बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली में सुरक्षा बलों को आतंकी हमले का इनपुट मिला था, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। दिल्ली सहित देश के तमाम बड़े शहरों में ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को पकड़ा, जबकि पश्चिम बंगाल से भी 2 संदिग्ध पकड़े गए। अब तक कुल 8 संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आतंकी इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के उतुकुली से 2, पल्डम से 3 और साथ ही एक और संदिग्ध पकड़ा गया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबाहत, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद उज्जल के तौर पर हुई है। अब रहमान राज बताएगा, शहाबत सच बोलेगा और उमर, लितान, शाहिद और उज्जल भी सब उगलेंगे। इनको गिरफ्तार किया है। उनके नाम भी जो है पुलिस ने जो है डिस्क्लोज करे। सभी के नाम अलग अलग हैं और सभी जो है बांग्लादेश के भी रहने वाले हैं, ऐसा इनपुट निकल कर सामने आया। लेकिन अब सेल की टीम ये पता लगा रही है कि इनका पूरा क्या ऑपरेशन था, किस ऑपरेशन को लेके ये इंडिया में दाखिल हुए थे, एक्चुअल में कहाँ के रहने वाले, इनके मददगार कौन है और जो मोबाइल फ़ोन और जो सिम कार्ड इनके पास से रिकवर किए गए उन मोबाइल फ़ोन्स को किसने दिलवाया है, सिम कार्ड जो किसकी ID पे जो है इन्होंने इशू करवाए हैं। क्योंकि सभी के पास से जो आधार कार्ड मिले हैं वो सारे फर्जी आधार कार्ड है। उन फर्जी आधार कार्ड को बनाने वाला वो कौन है, वो मददगार कौन है जो इंडिया के अंदर इनको पनाह दे देता। ये सभी संदिग्ध अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करते थे। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड और कई फर्जी दस्तावेज मिले। इसी का इस्तेमाल कर वो सुरक्षा एजेंसियों से छिपते थे। शुरुआत में पता चला आरोपी लंबे समय तक कपड़ा फैक्ट्रियों की आड़ में रह रहे थे। जांच एजेंसियों को पता चला कि इन संदिग्धों ने दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में रेकी की थी। ये संदिग्ध ISI के इशारे पर काम करता था। बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से भी ये जुड़ा था। इसके साथ पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन में पोस्ट करते थे। दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए जाने के पीछे भी इन्हीं आरोपियों की भूमिका सामने आई। इसके अलावा ये लोग लगातार संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल थे और आतंकी नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रहे थे। लगातार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और इन्हें ये सब करने के लिए विदेश से फंडिंग भी मिली थी। लेकिन अब सबका इलाज होना तय है। पूछताछ के लिए इन सभी को दिल्ली लाया गया। पुलिस का कहना है कि अगर इनकी समय पर गिरफ्तारी ना होती तो देश में बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती थी। सुरक्षा बलों को दिल्ली में आतंकी हमले का इनपुट भी मिला था, जिसके बाद दिल्ली सहित महानगरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संदिग्धों को पकड़ने के लिए तमाम शहरों में छापेमारी भी की जा रही थी, जिसके बाद ये संदिग्ध पकड़े गए। सुरक्षा एजेंसियां अब इनसे पूछताछ कर रही हैं। आतंक के हर एंगल की जांच भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, खबर पर क्या कुछ अपडेट है? हाँ, देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आया जो पूरे 8 संदिग्धों को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया। ये सारे पाकिस्तान स्थित लश्कर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। 8 संदिग्धों में से कुछ ऐसे आतंकी थे जो कि बांग्लादेश में कुछ टेरर मॉड्यूल के लोगों से मुलाकात कर चुके थे और कुछ ऐसे थे जो कि सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। सेल के मुताबिक 10 दिन पहले ये दिल्ली और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में दाखिल हुए थे और देश विरोधी यानी कि फ्री कश्मीर के जो पोस्टर थे उनको जगह जगह पे चस्पा किया था। उसके बाद ये इंटेलिजेंस से इनपुट मिलता है और स्पेशल सेल की टीम जो इसी इनपुट के आधार पर काम करती है। सेल की टीम पिछले 10 दिनों से इस पूरे ऑपरेशन पे काम कर रही थी। तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में 10 दिन से सेल की टीम ने वहां पे डेरा डाल रखा था और इनके बारे में लगातार इनपुट जुटाए जा रहे थे। हालांकि स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर 8 को गिरफ्तार जरूर किया जा चुका है, लेकिन पुलिस जो अभी तक इनकी जो मंशा है वो पता नहीं चल पा रही, क्योंकि जो इनके पास से मोबाइल फोन रिकवर हुआ उसमें जो है कुछ लोकेशन की जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी पुलिस ने रिकवर किए हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि कुछ फंडिंग जो है विदेश से इनके पास हो चुकी थी और कुछ फंडिंग जो थी वो कुछ ही दिनों में इनके अकाउंट्स में आने वाली थी। तो पूरा जो डिटेल्स है पुलिस वो खंगालने की कोशिश कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में और जो इनके साथी जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल के कुछ और भी संदिग्ध हैं जो कि अलग अलग स्टेट में। बिल्कुल, और अब साहिल आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इनके तार किस आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए